क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हमें उसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और हमें जो है क्या करना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडियन एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि जिसको लॉ एनफोर्स करता है, उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। तो सिंपल टर्म्स में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में, जो एक दूसरे के प्रति राइट्स और ऑब्लिगेशंस को जो है क्रिएट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक है एग्रीमेंट और दूसरा है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास होता है एक टर्म एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने बोल दिया कि मैं आपको एक बुक दूंगी और आपने बोला ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट बन गया। और जब वही जो है हमने उसको जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में बन जाता है। इसके बाद देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फिर है एग्रीमेंट क्या है? एक ऑफर जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो है देती है, वो एग्रीमेंट हो जाता है हमारा। और जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, उसके अलावा है एनफोर्सेबिलिटी, मतलब कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मीट होनी चाहिए। अगर वो मीट होंगी तभी जाके जो है वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वो जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रहता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या-क्या एसेंशियल एलिमेंट्स जो होने ही चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये बोलता है कि सबसे पहले जो है एग्रीमेंट को वैलिड बन करने के लिए हमारे पास जो है लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक क्लियर ऑफर होना चाहिए कि एक पार्टी ने ऑफर किया और दूसरे ने जो है एक्सेप्ट किया। तो यही जो है हमारा फाउंडेशन होती है एग्रीमेंट के लिए, और इसको भी हम एग्रीमेंट का ही नाम देते हैं। फिर है फ्री कंसेंट, मतलब कि अगर मैंने आपको कुछ ऑफर किया तो आप अपनी विल से जो है, अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट करें, ना कि किसी प्रेशर में आके, कि अगर मैं आपको धमका रही हूँ या अपनी जो है सुपीरियर पोजीशन का जो है फ़ायदा उठा रही हूँ, फिर हाँ करवा रही हूँ, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर फ्री कंसेंट नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसके बाद जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब कि जो पार्टी एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कैपेबल भी होनी चाहिए। जैसे कि लॉ जो है कुछ लोगों को जो है मना करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। जैसे कि अगर कोई माइनर है, तो क्योंकि 18 साल से कम के जो लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ऑफ जो है साउंड अनसाउंड माइंड के हों, अगर जैसे कि अगर कोई पागल है, ल्यूनेटिक है, तो वो जो है नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर लॉ ने स्पेसिफिकली किसी को कहा है कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो वो भी जो है कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। इसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस जो कि हम पे करते हैं दूसरे पार्टी को, जो कि प्रॉमिस किया है। जैसे अगर मैं किसी से बुक खरीद रही हूँ, तो मैं उस बुक का प्राइस पे करूंगी, जिसको हम कंसिडरेशन का नाम देते हैं। और जो है इसको हम बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। इसमें क्या है, मनी भी हो सकती है, गुड सर्विसेज भी हो सकते हैं, प्रॉमिस भी हो सकता है। तो जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी को मारने की डील कर रही हूँ आपके साथ, तो वो जो है कंसिडरेशन भी प्रॉपर है, लेकिन वो लीगल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। उसके अलावा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि अगर एक एग्रीमेंट जो है सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, और जो है मतलब साउंड माइंड वाले जो लोग हैं, कॉम्पिटेंट पार्टी, तो अगर ये सारे भी हैं, फिर भी कई बार क्या है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता अगर वो किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जिसको एक्सप्रेसली जो है लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है। जैसे कि अगर हम जो है कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी को ट्रेड करने से रोकने के लिए, एग्रीमेंट कोई इम्पॉसिबल एक्ट का करते हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इसको एक बार फिर से समराइज वे में देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा जो है एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, की एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरा एक्सेप्ट करेगी। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में क्या है कि वो जो है किसी भी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड उससे ना किया हो, वो अपनी विल से उन्होंने एक्सेप्ट किया हो। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, की जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन,
कि जो है कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी जो है लॉफुल होना चाहिए, ना कि कोई इल्लीगल काम। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि वो जो है लॉ ने पहले से ही वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। अगर वो ऐसा होगा तो फिर आपका जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमें इसे एक्सप्लेन करना है। अगर हम पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, की सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि ठीक है। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। कैसे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो है एग्रीमेंट तो बन जाता है, लेकिन एग्रीमेंट को जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए और उसकी कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। इस वजह से क्या है कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो पहले एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और हमें इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। आइए, स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। इसके बाद जो है ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को बताती है कि जो एग्रीमेंट जो है ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जो है कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है एग्रीमेंट के लिए। तो एग्रीमेंट क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जैसे हमने कहा था कि एक ऑफ़र दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसको एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं। और जो है जब भी वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तो उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। उसके बाद है हमारा डिफरेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने ऊपर देखे थे, कि अगर वो होंगे तभी जो है एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है मीनिंग का। तो जब कोई ऑफर करता है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है जिसको हम एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं। उसी की जगह अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक एग्रीमेंट जो है रिकॉग्नाइज्ड हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। फिर है इक्वेशन। एग्रीमेंट की इक्वेशन है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब कि जब कोई ऑफर करता है और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो जो एग्रीमेंट होता है प्लस उसमें जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर है क्रिएशन, कि ये जो है क्रिएट किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट से, जो कि दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। लेकिन अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो बनता है जब सेक्शन 10 के अंडर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे फुलफिल हो, जो हमने ऊपर पढ़े थे वो। जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री फ्री कंसेंट, और जो है हमारे पास जो है कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये सारी चीज़ें। फिर है लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये एग्रीमेंट जो है कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। जैसे कि अगर एक प्रॉमिस कर दिया हमने कि हम बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे, तो ये एक सोशल जो है एस्पेक्ट है, ना कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेसेसरली जो है लीगली बाइंड करता है सारी की सारी पार्टीज को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो। उसके बाद है स्कोप। तो एग्रीमेंट का एक वाइड स्कोप है, क्योंकि ये एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का एक नैरोअर स्कोप है। फिर है वैलिडिटी और बाइंडिंग नेचर। तो एग्रीमेंट जो है वो हमेशा जो है राइट नहीं देता पार्टीज को, मतलब कि हर एग्रीमेंट के केस में जो है ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी कोर्ट जाके जो है सू कर सके। लेकिन अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा ये राइट देता है कि अगर वो फुलफिल ना हो तो पार्टी कोर्ट में जाके अपने लिए जो है कंपनसेशन या अपने लिए रेमेडी डिमांड कर सकती है। और फिर है इंटर रिलेशनशिप, कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट्स हैं। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, कि जो स्टेटमेंट अब जो हमें अब ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी क्वेश्चन में, कि वो करेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो टर्म है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एग्रीमेंट होता है, जबकि एग्रीमेंट जो है एक वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि एग्रीमेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो तभी एग्रीमेंट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गारंटी, हाउ इज कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक्ड। अब ये पूछता है कि गारंटी जो हम देते हैं, गारंटर, अगर आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई दो पार्टीज हैं तो कई बार क्या होता है कि हम जो है प्रॉमिस जो है हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा, तो इसलिए हम जो है गारंटर रख लेते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप्स की गारंटी है और कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे रिवोक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गारंटी क्या होता है।
एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, एक लीगली जो बाइंड करता है एग्रीमेंट थर्ड पार्टी को, ताकि अगर जो है, जो ओरिजिनल जो परफॉर्म करने वाला था डेटर, अगर उसने जो है अपनी लायबिलिटी को पे नहीं किया, तो उस केस में जो है गारंटर अपनी लायबिलिटी को पे करेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है राम और एक है सुरेश। तो जो है सुरेश ने क्या है, राम से पैसे लिए, लेकिन अब क्या है, राम को जो है ये भरोसा नहीं है कि सुरेश जो है पैसे वापस कर देगा। तो उन्होंने जो है एक और जो है राहुल, उसको जो है गारंटर बना दिया कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो राहुल जो है पैसे पे करेगा। तो गारंटर उस चीज़ के लिए होता है, लेकिन इसकी लायबिलिटी तब तक होती है अगर मान लो सुरेश ने पैसे पे कर दिए, तो फिर जो है उसकी राहुल की लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, तो ये क्या है कि अगर ये थ्री पार्टी एग्रीमेंट है जिसमें प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी इन्वॉल्व होता है, और ये मेनली लोन्स, गुड्स या एम्प्लॉयमेंट के केसेस पे होते हैं। फिर है काइंड्स ऑफ गारंटी, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफरेंट टाइप्स में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो गारंटी को किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले है बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन और बेस्ड ऑन टाइम। पेपर में आप अपना डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए, ना इसमें क्या है, गारंटी। तो गारंटी दो टाइप्स की हो सकती है, एक है बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन और दूसरी है बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन कैसी है? स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही हो सकती है, और कंटिन्यूइंग गारंटी जो कि कंटिन्यू मतलब कि वो चलती रहेगी, एक पीरियड के लिए बोल सकते हैं या फिर हम। और वैसे ही बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम क्या है? एक रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है, एक प्रोस्पेक्टिव गारंटी है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पीछे से, जो मतलब कोई ऑलरेडी अगर कोई डेट हमने ले लिया था तो उसको लिए जो हम गारंटी दे रहे हैं वो, और प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर में कुछ होना है उसके लिए गारंटी दे रहे हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन, तो ये गारंटीज जो हैं, जो ट्रांजैक्शन पे बेस्ड हैं, तो ये इनमें है सबसे पहले स्पेसिफिक गारंटी या फिर सिंपल गारंटी। तो एक गारंटी जो दी जाती है सिंपल स्पेसिफिक डेट के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको हम स्पेसिफिक गारंटी बोल देते हैं। और जब वो स्पेसिफिक जो है डेट पे हो जाता है, तो स्पेसिफिक गारंटी या प्रॉमिस जो है वो जो है ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि अगर आपने गारंटी दी है कि आप जो है पेमेंट देंगे 50,000 के लैपटॉप की, जो आपके फ्रेंड ने परचेज किया है। तो अगर आपके फ्रेंड ने जो है 50,000 पे कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी भी एंड हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए जब हम गारंटी दे देते हैं तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कह देते हैं। और इसका सेक्शन है 129। तो ये जो है एक सिंगल ट्रांजैक्शन तक नहीं है। मतलब कि अगर हमने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है तो एक लायबिलिटी अगर पे हो गई है, फिर भी हमारी जो है गारंटी कंटिन्यू रहती है। जैसे कि देखिए, अगर हमने जो है एक होलसेलर को गारंटी दी है 1,00,000 तक की, तो जब तक जो है हमारा जो फ्रेंड है, वो अगर हम पे नहीं कर देता 1,00,000, तब तक हमारी जो है गारंटी बनी रहेगी। फिर है बेस्ड ऑन टाइम। तो ये गारंटीज़ क्या है? ये एक अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन मतलब टाइम से रिलेटेड है, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है। तो जो हमारे पास जो है एक्जिस्टिंग डेट के लिए, मतलब जो पहले ही हम किसी ने उधार ले लिया था और हम उसके लिए गारंटी दे रहे हैं, तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी का मतलब है कि जब फ्यूचर डेट के लिए जो है हम कोई गारंटी देंगे तो। उसके बाद है हाउ इज़ अ कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक्ड, कि कंटिन्यू जो गारंटी हम देते हैं उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक गारंटी तो ऑटोमेटिकली जो है रिवोक हो जाती है जब जो है ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी जो है, ये अप्लाई जो है, हम कैसे इसको रिवोक कर सकते हैं? सबसे पहले है रिवोकेशन। क्या मतलब है कि जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। पर लेकिन जो है, अगर रिवोकेशन से पहले कोई ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, मतलब कि रिवोकेशन से पहले अगर कोई भी लोन वगैरह लिया है, कुछ है, तो वो उसके लिए लायबल फिर भी रहता है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे रिवोक कर सकते हैं? सबसे पहले है रिवोकेशन बाय नोटिस, कि नोटिस देके। ये जो सेक्शन 130 है कि एक कंटिन्यू गारंटी जो है, श्योरिटी कभी भी रिवोक कर सकता है। जो है, लेकिन किसके लिए? जैसे हमने कहा कि पीछे जो ट्रांज़ैक्शंस हो गई हैं, उनके लिए तो वो लायबल ही है। वो सिर्फ़ फ्यूचर ट्रांज़ैक्शन के लिए अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है, नोटिस देके क्रेडिटर को। मतलब जिसने लोन दिया था उसको नोटिस दे देगा कि अब मैंने अपनी गारंटी जो है वो वापस ले ली है। उसके अलावा एक बार नोटिस दे दिया तो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर जो क्रेडिटर है वो कोई भी नया डेट जो है लोन दे देता है प्रिंसिपल डेटर को तो। और जो है, लेकिन जो नोटिस से पहले की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए जो है श्योरिटी लायबल रहेगा और उसको पे करना ही पड़ेगा अगर जो ओरिजिनल जो डेटर है वो पे नहीं करेगा तो।
फिर है सेकंड रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। ये है 131 सेक्शन कि डेथ ऑफ श्योरिटी, जो श्योरिटी था उसकी डेथ हो गई अगर, तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। और जो है इसके लिए कोई डेथ नोट या मतलब कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि अगर मान के देखिए अगर कोई श्योरिटी का लीगल हेयर है, तो हो सकता है कि वो आगे को लायबल हो जाएगा। रिवोकेशन बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि रिवोकेशन जो है हम जो है कैसे वेरिएंस, अगर जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है उसने कुछ भी चेंजेस किए हैं अपने टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और उन्होंने श्योरिटी को नहीं बताया, तो श्योरिटी अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है। कि उसको जो है उन्होंने कुछ भी बताया नहीं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, तो वो रिवोक कर सकता है अपनी गारंटी को। और फोर्थ है रिवोकेशन बाय डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब कि अगर जो क्रेडिटर ने जो जिसको लोन दिया था वो उसने पहले ही जो है पे कर दिया, तो जो है वो रिवोक हो जाएगी उसकी गारंटी को। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, कि बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है कि बेलमेंट और प्लेज हम समझेंगे कि है क्या। तो बेलमेंट जो है, बेलमेंट क्या है, जब हम कोई एक गुड जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो है कि वो जो गुड्स रिटर्न कर देगा या उनको डिस्पोज ऑफ कर देगा, एक बार वो काम हो जाएगा, तो उसको हम बिलमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि हम कोई कार देते हैं मैकेनिक को ठीक करने के लिए, तो वो ठीक करके वापस दे देता है, तो वो एक बेलमेंट का केस है। या जैसे हम जो है अपने कपड़े देते हैं टेलर को, तो वो सारी चीज़ें बेलमेंट का पार्ट है। उसके अलावा प्लेज है। तो प्लेज का क्या मतलब है कि जब हम जो है एज अ सिक्योरिटी गुड्स को देते हैं किसी दूसरे को, तो उसको हम प्लेज का नाम दे देते हैं। मतलब कि जैसे कई बार जब हम लोन लेते हैं तो हम मॉर्गेज रखते हैं, तो उसी को जो है हम प्लेज का नाम दे सकते हैं। जैसे ही हमने एग्जांपल भी लिया है कि हम अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है बैंक को दे रहे हैं लोन की सिक्योरिटी के लिए, तो वो हमारा जो है प्लेज का केस है। तो आइए इसके डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस मीनिंग का। तो बेलमेंट में क्या है, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि हम गुड्स को डिलीवर करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्लेज में क्या है कि हम जो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं गुड्स को किसी सिक्योरिटी या डेट के लिए। उसके बाद है पर्पस, कि जो है पर्पस कुछ भी हो सकता है। बेलमेंट में जो है कुछ भी लॉफुल हो सकता है, और प्लेज में तो मेनली लोन जो है लोन की सिक्योरिटी के लिए ही हम दिए देते हैं इसको। फिर है थर्ड राइट टू यूज़, कि जो बेली है वो क्या करता है, जनरली यूज़ करता है गुड्स को बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने अगर रेंट पे दी है कार तो वैसे, जबकि जो उसमें होता है प्लेजिंग में, तो जो पौनी जो प्लेजी होता है उस जिसके पास हम गुड्स रखते हैं, उसका कोई राइट नहीं है कि वो यूज़ कर सके गुड्स को, वो सिर्फ उसको होल्ड करके रख सकता है। फिर है राइट टू सेल, कि जो बेली है उसके पास राइट टू सेल नहीं होता है, और अगर जो बिल्डर जो है अपने चार्जेस पे नहीं करता है, तो बेली जो है गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। मतलब मान लो अगर जो है हमने कोई मोबाइल फ़ोन दिया था किसी को रिपेयर करने के लिए, अब उस पे पैसे लग गए 2000 रुपए, लेकिन जो है अब हम मना कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए नहीं देंगे। तो जो मैकेनिक है उसके पास ये राइट है कि वो फ़ोन को रख सकता है, बट उसके पास ये राइट नहीं है कि वो फ़ोन को बेच सके। जबकि प्लेज के केस में ऐसा नहीं है। जो पौनी होता है या प्लेजी होता है, उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है अगर डेट में डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे बैंक्स जो होते हैं, अगर हमने कोई होम लोन या कुछ भी जो है मतलब लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, तो अगर हम लोन रीपे नहीं कर देते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। इसके बाद है कंसिडरेशन, कि बेलमेंट जो है वो कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। मतलब ग्रेटिट्यूड, जैसे कि किसी बुक को जो है कोई बुक दे दी हमने अपने फ्रेंड को ऐसे ही रीड करने के लिए, तो वो एक नॉन कंसिडरेशन का है। या फिर पैसे के लिए भी, जैसे रिपेयरिंग का एग्जांपल दिया वो। पर प्लेज जो है हमेशा कंसिडरेशन के लिए होती है, क्योंकि हम सिक्योरिटी के बदले में लोन लेते हैं। फिर है पार्टीज इन्वॉल्व, कि जो है जो पार्टीज होती हैं बेलर और बेली, बेलर जो दे रहा है और बेली जो ले रहा है। जैसे अगर मैंने जो है फ़ोन रिपेयर के लिए दिया, तो मैं जो हूँ बेलर हूँ और जिसने फ़ोन रिसीव किया वो बेली है। और वैसे ही पार्टीज़ जो है प्लेज में कौन-कौन सी होती है, पॉनर या प्लेजर जो कि डिलीवर कर रहा है, और पॉनी और प्लेजी जो रिसीव कर रहा है।
इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो हमें बेसिक डिफरेंसेस चाहिए, तो हम अगर समराइज़ करें तो बेलमेंट और प्लेज। तो बेलमेंट में क्या है, सबसे पहले है कि बेल जो है बेलमेंट में वो क्या होता है कि कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन किसी को भी हम राइट टू यूज़ के लिए दे देते हैं और उसको जो है वो क्या करता है रिटर्न कर देता है या डिस्पोज़ ऑफ कर देता है, जो है बेलमेंट पीरियड के खत्म होने के बाद। जबकि प्लेज जो होता है वो मेनली एक ही पर्पज़ के लिए होता है, जो कि लोन पर्पज़ के लिए होता है। तो इसमें जो है प्लेजर और प्लेजी होते हैं या पॉनर पॉनी होते हैं और बेलमेंट में बेलर बेली होते हैं। तो उसके अलावा बेलमेंट कंसिडरेशन के लिए भी हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। लेकिन प्लेज जो है वो हमेशा कंसिडरेशन के लिए होगी। बेलर के पास जो है बेली के पास जो है वो राइट्स नहीं होते कि वो बेच सके उसको, जो भी उसके पास गुड्स हैं, जबकि प्लेजी जो है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो उस गुड्स को बेच सकता है। तो ये हमारी समरी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या-क्या इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं वो बताना है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस होती क्या हैं? जैसे जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या को मतलब है ना, तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो हम स्पेसिफाई करते हैं टर्म्स को कि एक्सप्लिसिटली जो है मतलब एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने का मतलब है कि हम लिख के करते हैं कि हाँ, ये चीज़ भी होगी, ये भी होगी, मेंशन करते हैं। पर इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब होता है जो अंडरस्टूड होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो है वो जो है हमें एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम कोई गुड खरीद रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो है हम क्या करेंगे उस वो गुड ठीक ही होगा, खराब नहीं होगा, तो वो एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है? टर्म्स हैं जो कि लॉ लॉ ऑटोमैटिकली इनकॉर्पोरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर जो है बायर और सेलर जो है आपस में अगर वो डिस्कशन करके ना या वर्बल राइटिंग किसी में भी अगर उन्होंने बात नहीं की है, फिर भी जो है क्या है वो लॉ उनको जो है कंसीडर करता है। और अगर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच होती है, तो बायर के पास राइट होता है कि वो कैंसल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या फिर एक रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले है कंडीशन एज़ टू टाइटल, मतलब कि जो है सेलर के पास एक्चुअल में राइट होना चाहिए कि वो गुड्स को बेच सके। जैसे कि अगर मान के देखिए मैं किसी फ्रेंड की बुक ले आई और मैं उसको जो है बेच रही हूँ किसी थर्ड पर्सन को, तो मेरे पास वो राइट नहीं है कि मैं जो है बेच सकूँ। तो वो जो है एक तरीके से इम्प्लाइड कंडीशन है कि मेरे पास टाइटल होना चाहिए या मैं जो है उसको बेच सकती हूँ, ये मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि जब गुड्स जो हैं वो सेल होते हैं बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि 500 केजी ऑफ ग्रेड ए ऑर्गेनिक व्हीट हमें यही चाहिए, तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो स्ट्रिक्टली वही मिलेगा। अगर वो मैच नहीं होता तो बायर को ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे, या जैसे हम दवाइयों के केस में बोल देते हैं कि अगर आप जो है डिस्प्रिन लेना चाहते हैं तो वो जो है आप डिस्प्रिन ही लेंगे, कोई और नहीं लेंगे। तो ये हो गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल। फिर है सेल बाय सैंपल, मतलब कि अगर हम सैंपल जैसे हमने सैंपल्स होते हैं, तो सैंपल देख के अगर हम कोई प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो भी सैंपल जितना ही होना चाहिए या सैंपल जैसा ही होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। देखिए कि बल्क ऑफ गुड्स सप्लाइड मस्ट मैच द क्वालिटी ऑफ सैंपल, कि जो हमने सैंपल की क्वालिटी देखी थी, जो हमारे पास बल्क आएगा गुड्स का मतलब बहुत ज़्यादा गुड्स आएँगे, वो भी सैंपल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। बायर के पास जो है रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। मतलब हमने सैंपल से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास जब ओरिजिनल सामान आएगा तो बायर के पास राइट होना चाहिए कि वो उसको देख सके कि वो सैंपल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और जो है गुड्स जो हैं वो किसी भी जो है लेटेंट डिफेक्ट से हिडन मतलब फ्री होने चाहिए। जैसे कि वो हिडन डिफेक्ट्स होता है कि हम देख नहीं सकते लेकिन वो डिफेक्टिव है और बाद में हमें पता लगे, तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है सेल ऑफ बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कि हमने क्या किया सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से जो है गुड्स को सोल्व किया, तो हम जो है वो डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए और सैंपल से भी मैच होना चाहिए। और अगर वो जो डेविएट होता है तो बायर क्या कर सकता है गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। उसके अलावा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मतलब कि जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं या फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो भी जो है मैच होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, लॉ एक्सपेक्ट करता है बायर को कि वो अपनी जजमेंट जब भी वो गुड्स खरीदे तो वो खुद देखे कि जो है गुड्स ठीक है या नहीं है, जिसको हम कैविएट एम्पटर भी कहते हैं कि लेट द बायर बीवेयर, कि बायर जब खरीद रहा है तो उसको गुड्स का ध्यान रखना पड़े कि वो ठीक ले रहा है। वो बाद में सेलर पे जो है नहीं बता सकता कि नहीं कि आप मतलब कि आपने जो है मेरे को खराब गुड दे दिया। लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि जो गुड है वो रीज़नेबली फिट होना चाहिए। जो है 3 कंडीशंस इन्होंने दिए हैं कि जो स्पेसिफिक पर्पस अगर जो है सेलर को पता है, जैसे मैं गई मैंने कोई भी कंडीशन बताई थी कि मेरे को इस चीज़ के लिए गुड चाहिए, तो जो गुड जो है वो उस चीज़ के लिए परफेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तभी जो है
सेलर उसको बेच सकता है। दूसरा है कि द बायर रिलाइज़ ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट टू सेलेक्ट द राइट गुड्स। मतलब कि मैं इतनी ईज़िली जज नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, सेलर को कहा कि आप अपनी जजमेंट के बेसिस पे मुझे दे दो। और थर्ड है द सेलर्स बिज़नेस इज़ टू सप्लाई दो स्पेसिफिक गुड्स, कि सेलर का बिज़नेस होना चाहिए कि वो सप्लाई करे उन स्पेसिफिक गुड्स को। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेडिकल स्टोर का। तो अगर हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो हम जैसे डॉक्टर को जो है, जो होता है मेडिकल स्टोर में, उसको हम कहते हैं कि हमें जो है सिर दर्द है वो दवाई दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिक पर्पस बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि उसके पास स्किल होती है, तो वो जो है वो जज कर सकता है। सेलर हम मानते हैं कि उसको पता होगा, तो वो उस बेस पे दवाई देगा। और जो है सेलर जो है, मतलब कि मेडिकल स्टोर वाला जो है, वो होना चाहिए, मतलब कैपेबल या अलाउ उसको होना चाहिए, जैसे उनके लिए भी सर्टिफिकेट होते हैं कि वो जो है अपने जो है बिज़नेस कर सके या उन दवाइयों को बेच सके। उसके बाद है सिक्स्थ कंडीशन एज़ टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मतलब कि जो है, जब भी गुड्स डिस्क्रिप्शन से जो है हम खरीदते हैं किसी भी सेलर से, तो जो है ये कंडीशन होती है एम्प्लॉयड कि वो मर्चेंट, मतलब बिज़नेस जो हम बेच सकें वैसी क्वालिटी के होने चाहिए, कमर्शियली सेलेबल होने चाहिए, ना कि वो ऐसे डिफेक्ट्स वाले होने चाहिए। फिर है कंडीशन एज़ टू होलसमनेस। मतलब कि जो है कंडीशन जो है ईटेबल्स के लिए, प्रोविजंस के लिए या फूड स्टफ्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल होती है। कि जो हम क्या करते हैं कि जब भी हमने कोई ईटेबल आइटम ली, तो वो जो है ठीक होनी चाहिए और कंज्यूमेबल होनी चाहिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो है खराब हो या उससे जो है हेल्थ जो में रिस्क आ जाए कोई हेल्थ कंडीशन में। तो ये था हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, टाइटल, कि उसके पास टाइटल होना चाहिए कि वो जो है बेच सके। आप अपनी कॉपी में मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि टाइटल होना चाहिए कि वो उसको जो है बेच सके। डिस्क्रिप्शन, मतलब कि अगर हमने स्पेसिफिक कोई चीज़ करके दे दी तो हमें उसी टाइप का गुड चाहिए। सेल बाय सैंपल, कि हमारी जो सैंपल में जो क्वालिटी थी और जो हमारी ओरिजिनल जो उसमें क्वालिटी है वो मैच होनी चाहिए, और हमें जो बायर को राइट होना चाहिए कि वो उसको देख सके, एग्जामिन कर सके। फिर है सेल बाय जो है सैंपल हमने कर दिए, सेल बाय जो है सैंपल एज़ वेल एज़ डिस्क्रिप्शन, कि दोनों सैंपल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, तो वो मैच होना चाहिए। कंडीशन एज़ टू क्वालिटी और फिटनेस, मतलब कि जो है वो क्वालिटी वाइज़ ठीक होनी चाहिए, या जो भी स्पेसिफिक पर्पज़ है उसके लिए फिट होनी चाहिए। और वैसे तो वो ये चीज़ बायर ध्यान रखता है, लेकिन जो है अगर बायर जज ना कर सके तो वो सेलर पे भी जो है कर सकता है भरोसा, अगर वो कोई स्किल्ड या जजमेंट बेस्ड गुड हो। फिर है कंडीशन एज़ टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, मतलब कि जो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो कमर्शियल होनी चाहिए, बेच सकें। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लो क्वालिटी है या उसको जो है बेच ना सकें। फिर है कंडीशन एज़ टू होलसमनेस, मतलब कि जो है वो क्या है, ईटेबल्स के लिए जो हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि वो फिट होने चाहिए ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ना कि ऐसा कि वो जो है ठीक ना हो और फिर उनसे जो है उनको खा के या उनको कंज़्यूम करके, यूज़ करके जो है ह्यूमन जो है अपनी जो है तबीयत खराब कर ले वो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हमें इसमें क्या करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर जो कि हमने पढ़ा बायर बिहेवियर, इसके बारे में जो है पढ़ना है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, आइए देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कमर्शियल लॉ में, जिसको जो है लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट किया था और जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर। तो सेल ऑफ गुड्स के अंडर हम क्या बोलते हैं कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो गुड्स खरीदता है तो वो अपने रिस्क पे खरीदता है। उसको जो है उसको एग्जामिन करके अच्छे से गुड को खरीदना होता है। और जनरल रूल यही बोलता है कि सेलर की जो है कोई ड्यूटी नहीं है एंश्योर करने की कि गुड्स जो हैं वो सुटेबल हैं बायर के पर्पस के लिए या नहीं, क्योंकि ये बायर की ही ड्यूटी है कि वो अपने पर्पस के लिए जो भी उसका स्पेसिफिक पर्पस है उस हिसाब से जो है गुड्स को खरीदें। तो ये है कि बायर जो है अपनी स्किल को खुद जो है एक्सरसाइज करे, जजमेंट देखे और फिर परचेज करे। अगर बायर ने जो है गलत चॉइस की है या परचेज जो किए हैं डिफेक्टिव गुड्स या जो उसकी नीड को सूट नहीं करते हैं, तो जो है सेलर को लायबल नहीं बता सकता है या गुड्स को जो है बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है कि हमने एक हॉर्स लिया राइडिंग के लिए, लेकिन जो है हॉर्स सिर्फ जो है कार्ट पुलिंग के लिए ही यूज़ हो सकता था, ना कि राइडिंग के लिए। तो हम जो है हॉर्स को रिटर्न नहीं कर सकते ये बोल के कि हाँ, वो राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हमने सेलर को कभी बताया ही नहीं कि हमें वो राइडिंग के लिए चाहिए, तो हमने अपनी जजमेंट से, जब बायर ने अपनी जजमेंट से लिया तो कैविएट एम्पटर वो होता है, अप्लाई हो जाता है। अब कैविएट एम्पटर के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि डेविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, ये सेलर को हम तब रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं जबकि देखिए कुछ कंडीशंस हैं, फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, ये अगर बायर जो है
जो है अपने जो बताता है, जैसे कि बता दिया उसने कि मेरे को किस चीज़ के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गुड चाहिए, सेलर को बता दिया और सेलर की स्किल पे ही वो रिलाय कर रहा है कि जो सेलर प्रोडक्ट देगा वो ठीक होगा। तो अगर सेलर उस केस में गलत प्रोडक्ट देता है जो कि उसके पर्पज़ के लिए फिट नहीं है, तो जो है हम सेलर को जो है सू कर सकते हैं। उसके बाद है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि अगर हमने क्या किया, गुड्स की डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमें ये चाहिए, जैसे प्योर सिल्क चाहिए, लेकिन उसने जो है हमें कोई और कपड़ा दे दिया, तो उसके लिए भी क्या है, सेलर लायबल है। उसके बाद है थर्ड मर्चेंटेबल क्वालिटी, मतलब कि जब गुड्स जो हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है हम बाय करते हैं, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि वो मर्चेंटेबल मतलब कमर्शियली सेलेबल या यूजेबल क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई हिडन डिफेक्ट है तो वो उसके लिए भी जो है सेलर रिस्पॉन्सिबल है। फिर है सेल बाय सैंपल, कि अगर सैंपल से ही हमने किया तो हमने क्या किया, हमने तो सैंपल देख लिया, लेकिन जो है वो बल्क जो मटेरियल उन्होंने एक्चुअल मटेरियल सेंड किया वो सैंपल से मैच नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको जो है रिजेक्ट कर सकते हैं और सेलर को लायबल ठहरा सकते हैं। फिर है ट्रेड यूसेज, कि कई बार क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेड इम्प्लाइड कंडीशन होती है किसी भी क्वालिटी या फिटनेस को लेके गुड्स की, जो कि ट्रेड करते हैं, तो अगर सेलर जो है ब्रीच करता है ये, तो कैविएट एम्प्टर जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सेलर की ही लायबिलिटी बन जाती है। और लास्ट है फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब कि अगर सेलर जो है उसको पता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, लेकिन वो जानबूझ के उस चीज़ को छुपाता है, फ्रॉड करता है या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो जो है सेलर को लायबल ठहरा जाता है, तब कैविएट एम्प्टर हमारा अप्लाई नहीं होता है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो कैविएट एम्प्टर क्या होता है कि बायर बिहेवियर, कि बायर को खुद को जो है अपने जो है स्किल्स यूज़ करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है तो वो सेलर को लायबल नहीं ठहरा सकता। ये है कैविएट एम्प्टर, लेकिन जो है इसके डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फिटनेस, जैसे फॉर बायर्स पर्पस, मतलब कि जो है अगर बायर ने सेलर को बता दिया और फिर सेलर ने प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, तो सेलर उनको रिजेक्ट कर सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दी कि उसे कैसा गुड चाहिए, लेकिन सेलर ने फिर भी कोई अलग गुड दे दिया, तब भी जो है ये एक्सेप्शन है। मर्चेंटेबल क्वालिटी, कि जो क्वालिटी है वो कॉमर्शियली जो है रीसेलेबल या फिर जो है उसको यूजेबल क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो भी जो है कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। फिर है सेल बाय सैंपल, कि अगर जो है हम सैंपल से सेल करते हैं तो जो है ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सैंपल है और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो मैच, क्वालिटी मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती तो बायर क्या कर सकता है, अपने गुड्स को जो है रिटर्न कर सकता है और सेलर को लायबल ठहरा सकता है। फिर है ट्रेड यूसेज, मतलब कि कई बार जो है कुछ रूल्स होते हैं ट्रेड के, कस्टम्स के, जो भी उनके जो है बिज़नेस होता है उसमें, अगर जो है सेलर जो है उन रूल्स को जो है ब्रेक करता है तो कैविएट एम्प्टर उसको नहीं बचाता, मतलब कि सेलर को लायबल ठहरा सकते हैं। और फिर है फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब कि अगर सेलर जो है एक्टिवली कोई ना कोई फ्रॉड करता है, बात छुपाता है, मतलब कोई हिडन फैक्ट जो है रख जो है उसको पता है प्रोडक्ट के बारे में वो नहीं बताता है, तो भी हम सेलर को लायबल ठहरा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अगर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करने, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हमें जो है पार्टीज की कैपेसिटी को डिस्कस करना है। आइए देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट refers to the legal competence of a person to draw, make, accept, endorse or negotiate the instrument, thereby legally binding themselves to its terms। मतलब कि जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कि लीगल कॉम्पिटेंसी एक पर्सन की, वो कि वो ड्रॉ कर सकता है, उसको बना सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है या नेगोशिएट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, और कि वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, ये चीज़ें सारी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले है माइनर, ये जो पोजीशन होती है माइनर की वो यूनिक होती है, मतलब कि वैसे तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आ सकता, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में एक माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और नेगोशिएट भी कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। बस ये है कि वो सभी की सभी पार्टीज को बाइंड करेगा खुद को छोड़ के, मतलब कि अगर कोई भी, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें जो है सबके सब जो है लायबल हो सकते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, लेकिन माइनर की नहीं। फिर है कि अगर माइनर मिसयूज़ कर देता है या जो है इश्यू करता है या चेक इंडोर्स करता है, तो इंस्ट्रूमेंट तो वैलिड होगा, लेकिन जो है जो एडल्ट पार्टीज़ होंगी इन्वॉल्व उनकी लायबल होगी। अगर वो माइनर को लायबल ठहराने की कोशिश करेंगे तो लॉ वो परमिट नहीं करता है। फिर है कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज़। एक कंपनी या कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो है ये जो है
लिमिटेड पर, लेकिन जो है हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। अब देखिए, क्योंकि कंपनी और जो है कंपनी या कॉर्पोरेशन जो होती है, हम कहते हैं कि उसकी सेपरेट एंटिटी है, लेकिन जो है वो जो है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन ही, तो उसके सारे के सारे जो है वो वर्किंग है वो उसकी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बेस पे चलता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में स्पेसिफाई है उस हिसाब से ही हम इसको मानते हैं। जैसे कि अगर कंपनी है, उसने अगर हमें बताया है कि वो ग्रांट की है पावर को कि वो ये सब कर सकती है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील कर सकती है, तभी जो है कंपनी कर पाएगी, ऐसे कंपनी नहीं कर पाएगी। और जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, उनके पास इम्प्लाइड पावर होती है वैसे तो, कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है डील कर सके ऑर्डिनरी बिजनेस में। नॉन ट्रेडिंग कंपनीज के पास ये इम्प्लाइड पावर नहीं होती है, ये तभी कर सकती हैं अगर इनके मेमोरेंडम में बताया हो, ऐसे नहीं। फिर है एजेंट्स। तो एक एजेंट क्या है, वो जो है अपने उसके मतलब अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जो है एआई पर। लेकिन जो है एजेंट जो है उसको उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मतलब अगर उसके पास अथॉरिटी होगी तभी वो कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, और उसको ये बताना पड़ेगा क्लियरली कि जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। और क्रूशियल रूल क्या है कि अगर एजेंट जो है अपने नाम पे साइन करता है, प्रिंसिपल का नाम ना लेके, तो एजेंट जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट के लिए, और प्रिंसिपल जो को जो है कोई भी सू नहीं कर सकता। तो ये एजेंट्स का रूल है कि उनको जो है बताना पड़ेगा कि वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। फिर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एक डिसीज पर्सन के क्या हैं, वो इंडोर्स कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो कि जो है डिसीज पर्सन जो है उसको बिलोंग करता था। लेकिन जो है अगर वो जो है साइन करता है, अगर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा किसी का, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है, तो वो पर्सनली लायबल बन जाता है अमाउंट के लिए। जबकि वो जब तक वो ऐसे वर्ड्स ना ऐड करें लिमिटिंग देयर लायबिलिटी, जैसे कि साइनिंग विदाउट रिकोर्स, या एक्सप्रेसली बता दें वो कि वो जो है सिर्फ एग्जीक्यूटर की तरह साइन कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट कि अगर वो किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। फिर है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक्स, इडियट, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, मतलब कि जो है एग्रीमेंट जो अनसाउंड माइंड के साथ जो लोगों के साथ कर रहे हैं वो जो है वॉइड होता है। जैसे कि अगर कोई पागल है, या कोई जो है किसी की जो है डिसेबिलिटी है, या कोई जो है नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसके जो है जो भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा उसको हम वॉइड बता सकते हैं, अगर वो ये प्रूव कर देता है। तो अगर कोई पर्सन जो मेंटली जो है इनकैपेबल नहीं है, और जो है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, तो अगर जो है वो ड्रॉ करता है, इंडोर्स करता है इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर कोई बेनिफिट जो है वो रिसीव करते हैं, तो वो लायबल बन भी सकते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, इंसॉल्वेंट पर्सन, कि जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है कोर्ट से, तो जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास होती है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन जो है अगर कुछ भी बनाता है, तो जो है वो उसको सू नहीं कर सकते हैं पे करने के लिए। ये थे हमारे कैपेसिटी, कि माइनर जो है वो कर सकता है, लेकिन जो है वो सभी को बाइंड करेगा खुद को छोड़ के। कॉर्पोरेशन और कंपनीज तभी कर सकती हैं अगर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। एजेंट्स जो है कर सकते हैं अगर उनकी अथॉरिटी में है, और उनको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हैं। अगर वो अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम पर साइन करते हैं, और ये नहीं बताते हैं कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो वो पर्सनली लायबल होंगे, ना कि उनका प्रिंसिपल। फिर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में भी ऐसे ही है, कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी डिसीज्ड पर्सन का, तो वो कर सकते हैं साइन, लेकिन उनको भी एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा लिख के कि हाँ, कि वो जो है किसी और के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। फिर है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अनसाउंड माइंड जो कि ल्यूनाटिक, इडियट, या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है, अगर वो कोई बना रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या होल्ड कर रहा है, कुछ भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो जो है लायबल नहीं होगा उस चीज़ के लिए। उसके बाद इंसॉल्वेंट पर्सन है, कि इंसॉल्वेंट पर्सन भी जो है वो किसी भी चीज़ के लिए जो है लायबल नहीं है, उसको आप सू नहीं कर सकते हैं उस चीज़ की लायबिलिटी को पे करने के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्कस हाउ द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर डिस्चार्ज टू लायबिलिटी। मतलब कि हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और डिस्कस करना है कि जो पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, उनकी लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है।
सबसे पहले है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक कॉमर्स में भी यूज़ होता है। क्योंकि एक पार्टी को जो है एक तरीके से ऑब्लिगेट या लायबल कर देता है कि वो एक फिक्स सम पे करेगी दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कंडीशन और एक प्री डिटरमिन्ड फ्यूचर डेट पे। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हमने 3 महीने का बना दिया है, तो वो जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो 3 महीने बाद एक सर्टेन अमाउंट पे कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर जो है कंटेन करता है और जो मेकर जो होता है वो साइन करता है और एक सर्टेन डायरेक्ट करता है कि मैं ये अमाउंट जो है कुछ टाइम बाद जो है पे कर दूंगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे एक स्पेसिफिक डेट पे। फिर है जो है पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पार्टीज कौन-कौन सी होती हैं। सबसे पहले है कि इसमें है 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर जो कि जो है बना रहा है, जो कि क्रेडिटर है, वो बिल बना रहा है कि हाँ, ये इतना अमाउंट पे करेगा इस टाइम बाद। ड्रॉई जो कि एक्सेप्ट करेगा, जो कि डेटर है जिसने पैसे लिए हैं। तो अगर वो एक बार एक्सेप्ट कर लेता है या एक बार साइन कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो एक्सेप्टर बन जाएगा। और पेई तो पर्सन जो कि जिसको पेमेंट देनी है वो। अब पेई जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है कि अगर उसने आगे को जो है बिल दे दिया होगा तो वो किसी और को पे करेगा। तो पेई है जो कि पैसे रिसीव करेगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाता है क्रेडिटर। लेकिन अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो वो डेटर खुद बनाता है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक सर्टेन सम जो है मनी का सम अमाउंट ऑफ मनी वो पे कर देगा जो है क्रेडिटर को। तो इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी, कि जो है डिस्चार्ज कैसे करेंगे पार्टीज जो है वो अपनी लाइबिलिटी को। फिर है डिस्चार्ज रेफर्स टू द रिलीज ऑफ द पार्टीज फ्रॉम देयर लीगल ऑब्लिगेशंस अंडर द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि डिस्चार्ज जो है वो क्या करते हैं कि पार्टीज रिलीज कर देंगी, लीगल ऑब्लिगेशन से हट जाएंगी इंस्ट्रूमेंट के। तो पार्टी कैसे डिस्चार्ज कर सकती है? सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय पेमेंट, मतलब कि जो मोस्ट कॉमन वे है कि जो है वो पे कर देंगी, उससे क्या होगा कि उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है कि जब एक्सेप्टर जो है अपना अमाउंट पे कर देता है, या तो मैच्योरिटी पे या मैच्योरिटी से पहले, तो जो है इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई हो जाता है और उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर है डिस्चार्ज बाय कैंसलेशन, कि अगर जो होल्डर ऑफ द बिल है, वो इंटेंशनली जो है कैंसिल कर देता है एंडोर्सर के नाम जो है, या फिर मतलब वो कैंसिल कर देता है बिल को, तो स्पेसिफिक पार्टी जो है लायबल नहीं होती है पे करने के लिए। और अगर जो होल्डर है वो सारा का सारा एंटायर बिल ही कैंसिल कर देता है, तो सारी की सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर है डिस्चार्ज बाय रिलीज, कि जो होल्डर जो है वो क्या कर सकता है, कई बार बोल सकता है कि वो किसी और स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट अपने राइट्स को बता देता है। ठीक है, तो ये जो है एक पार्टी को अगर रिलीज कर दिया एक बार, तो उसको वो फिर पेमेंट के लिए सू नहीं कर सकते। मतलब कि एक पार्टी होल्डर था, उसने कह दिया कि हाँ मेरे को आपसे पेमेंट नहीं चाहिए, तो उसने उसको रिलीज कर दिया, तो फिर उसके बाद वो उसको सू नहीं कर सकते। फिर है डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन, मतलब कि अगर बिल ऑल्टर हो जाता है मटेरियल वे में, जैसे डेट, अमाउंट या कुछ भी चेंज किया जो है सभी पार्टीज के कंसेंट के बिना, तो बिल जो है वॉइड हो जाता है। और जो पार्टी जो है जो कंसेंट नहीं दे रही है, वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। फिर उसके बाद है डिस्चार्ज बाय अलाउइंग मोर देन 48 आवर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो है अगर होल्डर जो है अलाउ करता है ड्रॉई को 48 आवर्स से ज़्यादा कि वो जो है एक्सेप्ट करे बिल को, तो सारी की सारी जो प्रीवियस पार्टीज हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया है इस एक्सटेंशन के लिए, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं लाइबिलिटी से। उसके बाद है डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर होल्डर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए जो है एग्री हो जाता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है कि ड्रॉई जो है कुछ कंडीशंस ऐड कर देता है या टर्म्स में चेंजेस कर देता है, तो वो ड्रॉअर का कंसेंट नहीं लेता है। अ, तो फिर जो है वो जो नॉन कंसेंटिंग पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर है डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट, मतलब कि बिल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए पेमेंट के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए एक रीजनल टाइम पे या ड्यू डेट पे। तो अगर जो होल्डर जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करता है, तो ड्रॉअर और जो इंडोर्सर है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। उसके बाद है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कि कई बार क्या होता है कि लाइबिलिटी लीगल प्रोसेस के थ्रू भी एंड हो सकती है। जैसे अगर मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट के केस में जो है वो पे नहीं करेगा, तो डेटर जो है वो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। फिर है मर्जर, की अगर बिल जो है एक हाई ऑर्डर लीगल डॉक्यूमेंट में जो है कन्वर्ट हो गया, जैसे कि कोर्ट जजमेंट में, उससे भी वो खत्म हो जाती है। और लैप्स ऑफ टाइम, अगर जो विद इन टाइम था जो है उसके अंदर उसने नहीं प्रेजेंट किया, तो भी जो है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है।
तो अगर हम फिर से एक बार समराइज़ वे में देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ करता है और उसमें लिखता है कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इतने टाइम बाद जो है उसको दी जाएगी। इसके अलावा जो है पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉअर, ड्रॉई और पेयी। ड्रॉअर जो बिल बना रहा है, ड्रॉई जो एक्सेप्ट कर रहा है और पेयी जिसको पैसा मिलना है। और फिर है कि हम जो है कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं पार्टीज़ को लायबिलिटी से। तो सबसे पहले है पेमेंट कि हमने जब पेमेंट कर दी तो वो डिस्चार्ज हो गए। कैंसलेशन की अगर बिल को कैंसल कर दिया तो वो डिस्चार्ज हो गए। रिलीज़ की अगर स्पेसिफिकली कह दिया कि हाँ, हमें नहीं चाहिए या रिलीज़ कर दिया तो भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएँगे। मटीरियल अल्टरेशन मतलब कि अगर पार्टी ने जो है एक मटीरियल अल्टरेशन बहुत जो क्रूशियल अल्टरेशन थी चेंजेज़ कर दिए और उसको जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बाकी पार्टीज़ ने, तो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं लायबिलिटी से। फिर है कि डिस्चार्ज बाय अलाउइंग मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस कि अगर एक्सेप्टेंस के लिए 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दे रहे हैं और उन्होंने जो है कुछ पार्टीज़ ने जो प्रीवियस पार्टीज़ थी उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था इस एक्सटेंशन के लिए, तो वो भी जो है लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर है डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कि जो है कुछ कंडीशंस वगैरह ऐड कर देते हैं या अमेंड कर देते हैं और जो लोग इसको कंसेंट नहीं दे रहे हैं वो सारी नॉन कंसेंटिंग पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर है डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट कि प्रेजेंट नहीं किए कर पाए वो उन्होंने डिले कर दिया तो उस केस में भी जो है वो लाइबल नहीं रहते हैं पे करने के लिए। और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि जो है लाइबिलिटी एंड हो सकती है लीगल प्रोसेस से भी, जैसे अगर कोई इंस्टॉलमेंट हो गया तो मर्जर हो गया कि मतलब वो बिल बड़ा बन गया, कोई हाई ऑर्डर डॉक्यूमेंट बन गया तो या फिर टाइम ही लैप्स हो गया तो तब भी जो है वो खत्म हो जाती है उनकी लायबिलिटी पे करने की। तो ये सारे जो है वे हैं डिस्चार्ज के। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब ये जो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिससे जो है हम फर्म को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म refers to the complete breakdown of the partnership relationship among all the partners। मतलब कि जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि हम पूरी तरीके से जो पार्टनरशिप है उसको खत्म कर देंगे। जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके सारे के सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। उसके अलावा सारे असेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं हम असेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं और जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो भी सेटल हो जाते हैं। मतलब कि हम सारे के सारे जो है असेट्स लाइबिलिटीज को बेच के जो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करके लास्ट में जो भी हमारे पास बचता है वो हम पार्टनर्स को पे कर देते हैं। तो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो मेनली 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन मतलब कि जो है वो आपस में या कोई एक स्पेसिफिक जो है कंडीशन पूरी होने पे जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है मतलब विदाउट कोर्ट के ऑर्डर से। और सेकंड है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मतलब कि ये जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि डिसॉल्व करना है फिर तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले है हमारे पास रिज़ॉल्यूशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन मतलब कि वॉलंटरी। तो ये होता है जब पार्टनर्स जो हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि अब हमें जो है बिज़नेस को बंद कर देना है या वो ऐसा सोचते हैं कि हम अब जो है फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो उसको इसमें एप्लीकेबल होता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि रिज़ॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 40 है कि एक फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है किसी भी टाइम अगर सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट हो, म्यूचुअल कंसेंट से वो कभी भी जो है क्या कर सकते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म को। उसके बाद है कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब कि एक फर्म जो है कंपल्सरी डिसॉल्व तब होती है जब एक या सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अनलॉफुल मतलब कि हम जो है बिज़नेस को कैरी नहीं कर सकते अगर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो वो कंपल्सरी जो है डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है सी रिजोल्यूशन ऑफ द ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसीज मतलब कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से जो डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पहले तो एक जो है किसी सर्टेन इवेंट के ऑकरेंस पे जो है फर्म जो है बंद हो जाती है। जैसे कि हो सकता है कि एक फिक्स टर्म था कि उन्होंने कहा था कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, तो 5 साल के पूरे होने पे ही जो है क्या होगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक इवेंट है जैसे कि अगर मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक ब्रिज के उसके लिए क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो है वो बनाई है कंपनी बना फर्म बनाई है, तो जो फर्म जो है जब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी थी वो अचीव हो चुका है। उसके अलावा जो है कोई डेथ हो जाती है पार्टनर की तो या फिर जो है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो भी जो है फर्म बंद हो सकती है। उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर जो है पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी मर्जी से अगर पार्टनरशिप की हुई है तो कोई भी पार्टनर जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, बस उसको एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा और सभी पार्टनर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि अगर जो है कोर्ट कई बार ऑर्डर करता है तो उससे डिसोल्यूशन के जो क्या-क्या
मेथड्स हैं और किन सर्कमस्टांसेस में ये होता है। फिर है अगर पार्टनर जो है कोई फाइल कर देता है सूट कोर्ट में, तो जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अगर जो है अनसाउंड माइंड मतलब कोई भी एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, फर्म को कह सकते हैं कि वो बंद कर दें। उसके बाद है परमानेंट इनकैपेसिटी, कि अगर एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है अपनी पार्टनर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तब भी जो है फर्म बंद हो सकती है। फिर है मिसकंडक्ट, कि अगर कोई पार्टनर जो है उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई फ्रॉड किया है जो बिज़नेस को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फर्म को क्लोज़ करने के लिए। पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कि कोई पार्टनर जो है विलफुली या जानबूझ के मतलब कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसको ब्रीच करता है, तो वो जो है पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक पार्टनर ने अपना सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो किसी और को जो है ट्रांसफर कर दिया है विदाउट एनी जो पार्टनर्स के कंसेंट के बिना, तो क्या होता है कि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी जो है बंद कर सकते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूइंग लॉसेस, कि अगर कोई जो है फर्म है वो कंटिन्यू लॉसेस में जा रही है, तो भी वो फर्म बंद हो सकती है। और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फर्म को जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहिए या जो है अनएथिकल काम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। ये था हमारा जो है डिसॉल्यूशन के मेथड्स। अगर समराइज वे में देखें तो डिसॉल्यूशन के मेथड्स हैं। डिसॉल्यूशन क्या होता है, जो हम फर्म को जो है बंद कर देते हैं कंप्लीटली, उसके सारे ऑपरेशंस को बंद करके उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज को जो है सोल्ड और पे ऑफ करके बाकी जो भी बैलेंस होता है वो पार्टनर्स को पे कर देते हैं। इसके मेथड्स को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक है कोर्ट की इंटरवेंशन से और एक है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन में क्या है, पार्टनर्स एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, कंपल्सरी कर सकते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाए तो, या फिर जो है कोई कंटिजेंसी जैसे कि फिक्स टर्म खत्म हो गई, या फिर जो है कोई स्पेसिफिक जो काम था जिसके लिए पार्टनरशिप की थी वो पूरा हो गया तो वो बंद हो जाएगी। उसके बाद है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, कि एक पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, नोटिस देके बंद कर सकते हैं। उसके बाद है जो है डिसॉल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के ऑर्डर से। तो सबसे पहले है अनसाउंड माइंड, कि अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो भी जो है फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है पार्टनर की अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो कोई पार्टनर मिसकंडक्ट मतलब कि कोई फ्रॉड वगैरह कर देता है तो, अगर कोई एग्रीमेंट के टर्म्स को ब्रीच करता है तो, अगर विदाउट जो अदर पार्टनर्स के कंसेंट से अपनी जो है इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है तो, कंटिन्यूइंग लॉसेस मतलब कि फर्म जो है कंटिन्यू लॉसेस में है तो भी उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो बंद कर दे। फिर है जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स पे भी जो है उनको बंद किया जा सकता है। इसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। हमें जो है एलएलपी के बारे में बताना है और उसके फीचर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले है हमारे पास एलएलपी, जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि ऐसी पार्टनरशिप जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब हमने पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो कंपनी इकलौती ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि पार्टनर्स को अपने घर से भी जो है पर्सनली उससे प्रॉपर्टी से पे करना पड़ सकता है। तो एलएलपी का मतलब है एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एलएलपी क्या है, पार्टनर को लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स हैं वो जो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उनको जो है वो उनको वो सोल्व करके भी जो है पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हमारे पास फीचर्स हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट, कि ये जो है एलएलपी जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कि एक सेपरेट एंटिटी है पार्टनर्स के बाहर, मतलब पार्टनर्स को ही नहीं हम मानते। और ये है कि एलएलपी जो है अपने नाम पे होल्ड कर सकती है प्रॉपर्टीज को, डेट ले सकती है, सू कर सकती है और सू हो भी सकती है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि एलएलपी जैसे कंपनी की जो है कंटिन्यू एग्जिस्टेंस होती है वैसे ही सेम एलएलपी की भी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होती है। तो जो अगर कोई डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इनसैनिटी हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए पार्टनर की, तो उससे जो है एलएलपी की एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म की, तो अगर कोई भी एक पार्टनर जो है वो इंसेन हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है एक रीज़न बन सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। पर एलएलपी जो है इस चीज़ से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। ये मोस्ट क्रूशियल फीचर जो हमने कहा था कि ये जो है पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है और जो है फर्म एलएलपी के नाम पे ही चीज़ें जो है लायबिलिटी होती है और पार्टनर्स को अपने नाम पे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि जैसे पार्टनरशिप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में था कि अगर कोई एक पार्टनर भी डिसीजन लेता है तो उससे सारे के सारे जो अदर पार्टनर्स हैं वो बाइंड होते हैं। मतलब अगर एक पार्टनर गलत डिसीजन भी लेता है या फ्रॉड करता है तब भी बाकी पार्टनर्स को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है म्यूचुअल कंसेंट से
म्यूचुअल जो है एजेंट होते हैं वो एक-दूसरे के, क्योंकि बेसिक पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर हम बात करें एलएलपी की, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई भी पार्टनर जो है किसी ने गलत किया है, तो उसके लिए जो है और पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, और कोई भी पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। फिर है एलएलपी एग्रीमेंट, कि इसमें क्या है, एलएलपी बनता है, जैसे हम पार्टनरशिप डीड की भी बात करते हैं, कि जिसमें हम राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन सारा डिस्कस करते हैं, जो भी पार्टनर्स का होगा, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है एलएलपी एग्रीमेंट। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो एलएलपी में क्या है, मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। मतलब कि जो है एलएलपी के 2 पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम, लेकिन जो है मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसमें जो है ज़रूरी नहीं इंडिविजुअल हो, कंपनीज़ भी जो है बॉडी कॉर्पोरेट्स अदर जो है वो भी पार्टनर्स हो सकती हैं। फिर है डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स। तो हर एक एलएलपी जो है उसके 2 डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, और उनमें से एक जो है रेज़िडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। फिर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि वही हमने जो कहा कि ये जो है एक अपनी आइडेंटिटी होती है एलएलपी की, और इसको एज़ अ सेपरेट पर्सन देखा जाता है, ना कि पार्टनर्स के फॉर्म में देखा जाता है। फिर है एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट। मतलब कि जो है हर एक एलएलपी को भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, और उनका जो है ऑडिट करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रार के पास अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और सॉल्वेंसी रिपोर्ट को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को हर एक साल में। अगर हम समराइज़्ड वे में देखें, तो एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें जो है बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स जो है कंबाइंड हैं। इसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले है बॉडी कॉर्पोरेट, की जो है ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि किसी भी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से जो है एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनर्स को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है सेल करने की ज़रूरत नहीं है पे करने के लिए। उसके अलावा है एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि जो है हर कोई अपने जो है एक्शन के लिए लायबल है, कोई भी दूसरे पार्टनर्स अपने एक पार्टनर की एक्शन के लिए लायबल नहीं है। फिर है एलएलपी एग्रीमेंट, ये एक तरीके से एक फॉर्मल एग्रीमेंट है या फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जिसमें सारे ड्यूटीज़, राइट्स वगैरह, ऑब्लिगेशंस वगैरह लिखे होते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, तो एलएलपी के मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स की बात करें, तो जो 2 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक जो है दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, और एक रेज़िडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और आर्टिफ़िशियल लीगल पर्सन, ये जो है मतलब कि सेपरेट एंटिटी है इसकी, ये जो है पार्टनर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता, मतलब पार्टनर्स अलग हैं और जो एलएलपी होगी वो अलग है। उसके अलावा जो है एनुअल अकाउंट्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं एलएलपी को, उनको अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट भी करवाना पड़ता है।